स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के यार। तो बच्चों यहां पर ये ध्यान रखना आपको, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के प्रोपोर्शनल 1/n, याद रखना। इसे याद करो एज अ फंडामेंटल फॉर्मूला। अब देखो, इफ नंबर 1 लिखो, इफ आई स्प्रिंग of spring constant is divided into n equal parts, then spring constant of each part will become nk, will become nk, will become nk। अब देखो इधर ध्यान से, यहां पर एक स्प्रिंग है, इसके एन पार्ट कर दिए हमने, ऐसे कर दिए। एन पार्ट कर दिए। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसका लेंथ एल है, और इनका मान लिया के डैश, के डैश बोलो, और लेंथ कितनी हो गई, L/N, L/N बोलो। तो अब हम एक पार्ट का निकालना चाह रहे हैं, देखो कैसे निकलेगा, के डैश अपॉन के कर लो, के डैश अपॉन के, और के प्रोपोर्शनल क्या है, 1/n बोलो। तो यहाँ आ जाएगा ऊपर L और यहाँ आ जाएगा L/N, समझ में आ गया। तो इससे के डैश कितना आ गया, n की, बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया, आ गया। देखो भाई जल्दी जल्दी याद करो। नंबर 2, if K is larger then spring is harder, spring is जिसका K ज्यादा होगा वो स्प्रिंग ज्यादा हार्ड होगी, इसका K ज्यादा होगा। तो आप कहोगे सर जो हमने टुकड़े कर दिए थे, एक टुकड़े का n टाइम्स हो गया था, और जबकि उसका क्या था K, इसका क्या हो गया था nk। तो ये छोटा टुकड़ा जो है ये बहुत हार्ड खींचेगा, समझ आएगा। जो बड़ी स्प्रिंग है उसे आराम से खींच सकते हो, छोटे टुकड़ों को खींचना बहुत हार्ड है। नंबर 3, चलो बच्चों ध्यान से समझो, अगर मान लो ये मान लो कि हमारे पास n पार्ट है, कितना पार्ट है, n पार्ट है, और लेंथ
एल है। बोलो जी। ये इन सबको जोड़कर मैंने एक कर दिया। अरे समझ में आया क्या? इनको जोड़कर एक कर दिया। इसे मान लिया के डैश, इसे के डैश मान लिया। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? एन एल, एन एल। बताओ तो के क्या होता है? के प्रोपोर्शनल 1/L। तो इससे क्या हो जाएगा? के डैश अपॉन के इक्वल टू, बोलो तो कितना लिखे हम यहाँ पर एन एल और यहाँ पर एल। तो बच्चों इससे के डैश कितना आ जाएगा? के अपॉन एन। छोटे 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 टुकड़े जोड़ दिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा। इसलिए स्प्रिंग आराम से खींचेगी। जब के ज्यादा होता है तो स्प्रिंग हार्ड होती है, और जब के कम होता है तो स्प्रिंग हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट हो जाती है। बोलो देखो बात को। नंबर 4 if a spring of spring constant K is divided into 2 parts such that L1 ratio L2 equal to N1 ratio N2, N1 ratio N2, then ठीक है? आ रही बात? बताओ क्या होता है? देन K1 इक्वल टू K, बताओ N1 प्लस N2 अपॉन N1, K2 इक्वल टू K N1 प्लस N2 अपॉन N2। फॉर्मूला था, निकाल के देखते हैं। बोलो ये रुक जा। ये स्प्रिंग है, बोलो इसकी लेंथ L है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? हमने क्या किया? इसके 2 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट कर दिए। इसे हमने L1 माना, इसे हमने L2 माना। बताइए जनाब। और इसका K1, इसका K2। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है कुछ? तो ये बताओ L1 कितनी होगी? आप कहोगे सर ये प्रोपोर्शनल 1/L होता है, तो यहां पर हो जाएगा K1 अपॉन K इक्वल टू क्या हो जाएगा?
K2 अपॉन K इक्वल टू L अपॉन L2। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आगे देखें। अब एक काम करते हैं, L1 और L2 की वैल्यू निकाल लेते हैं L की टर्म में। देखो L1 रेशियो L2 जो है वो है N1 रेशियो N2। तो L1 जो होगा बच्चों वो हो जाएगा टोटल लेंथ है L इंटू N1 अपॉन N1 प्लस N2। और L2 कितना हो जाएगा? L इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर? अब यहां पर वैल्यू रखो, कर दोगे? अरे समझ में आ गई कुछ बात? जी सर। तो यहां से अब यहां पे लिख लेते हैं। बताओ क्या होगा? A1 इक्वल टू K, हाँ जी, L अपॉन L1 की वैल्यू L इंटू N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो कितना आ गया ये? K N1 प्लस N2 अपॉन N2। ये आ गया K1। बोलो, इसी तरीके से K2 निकाल लो। चलो इधर आ जाओ। K2 अपॉन K इक्वल टू L अपॉन L2 की वैल्यू बोलो, L N2 अपॉन N1 प्लस N2। सही है भाई? तो इससे आ गया K2 इक्वल टू K N1 प्लस N2 अपॉन N2। ये आता है। बताओ आगे। फॉर्मूले याद हो गए? याद करने का तरीका ये है, अगर आप K1 निकालना चाहते हैं तो N1 नीचे आएगा 1 1, और अगर आप K2 निकालना चाहते हैं तो N2 नीचे आएगा 2 2। बोलो, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, याद हुआ? आगे चलें। देखो बच्चों, अगर ये डाट याद कर लोगे इससे बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। देखो इस पे तो कैसे देखो, नंबर 1, इफ N1 रेशियो N2 इक्वल टू 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1, देन K1 इक्वल टू 2 किया जाएगा और K2 भी 2 किया जाएगा। क्लियर? नंबर 2, if N1 रेशियो N2 इक्वल टू 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1, देन K1 कितना आ जाएगा? K1 इक्वल टू K, फॉर्मूला लगाओ। हाँ भाई, N1 प्लस N2 अपॉन N1। अरे बताओ, इक्वल टू K, N1 की जगह क्या रख दूं? 2, बोलो, और N2 की जगह 1 अपॉन 2, 3K बाई 2। सही है? नंबर 3, if N1 रेशियो N2 इक्वल टू इन्फिनिटी रेशियो 1, इन्फिनिटी रेशियो 1। हाँ भाई, if N1 रेशियो N2 इक्वल टू कितना?
K1 कितना होगा और K2 कितना होगा? K1 की वैल्यू निकालते हैं देखो, K N1 plus N2 अपॉन N1, ये होता है ना? ये बोलो। तो इसमें ध्यान रहे, अगर आप इन्फिनिटी रखते हैं N1 की जगह, तो ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? इसका मतलब तुम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो उसे। तो याद रहे, जहां कहीं भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए उसे रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं सपोज देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लूं, जो कैसे 1 प्लस N2 अपॉन N1 लिख लूं, तो देख इसे ऐसा लिख लेंगे कि 1 प्लस N2 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा K 1 प्लस 0 इक्वल टू K। जरा सा रीअरेंज करा फॉर्मूला, आंसर आ गया। और पहले क्या आ रहा था? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। जब कभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए तो फॉर्मूले को रीअरेंज करके 1 अपॉन इन्फिनिटी टर्म में ले आए, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की टर्म में ले आए, कोशिश करेंगे, क्योंकि वो 0 हो जाएगी 1 अपॉन इन्फिनिटी और तुम्हारी वैल्यू निकल जाएगी। बताओ, ये समझ में आ गया बच्चों? देखो अब यहां पर K2 बताओ कितना होगा? K2 इक्वल टू K N1 प्लस N2 अपॉन N2। बोलो। तो बच्चों अब रख के देखो, N1 की वैल्यू इन्फिनिटी, N2 की 1, तो जब रखोगे तो केवल ऊपर ही इन्फिनिटी आ रहा है। तो इन्फिनिटी जो होती है वो डिफाइंड वैल्यू होती है, यार तो जाएगा K N1 की वैल्यू इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन 1, तो आंसर हो गया इन्फिनिटी। आंसर हो गया इन्फिनिटी। अब इसका मतलब समझो, अगर हम बहुत बड़ी स्प्रिंग लाइन और उसमें छोटा सा एक छल्ला तोड़ लें, छोटा सा एक पार्ट तोड़ लें, तो जो पार्ट है उसका फोर्स कांस्टेंट इन्फिनिटी हो जाएगा। छोटे से पार्ट का इतना हार्ड हो जाएगा, वो हार्डेस्ट छोटा सा पार्ट। परंतु जो बड़ी स्प्रिंग है उसकी सेहत पे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। अब हेडिंग डालो, combination of springs, combination of springs, combination of springs। Number 1 series combination, number 1 series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, तीन स्प्रिंग। इस प्रकार से हमने 3 स्प्रिंग ले ली, A1, A2, A3। बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। क्लियर? इसमें क्या होता है? इसमें याद रहे, टेंशन या फोर्स रिमेन कांस्टेंट। बोलो भाई। तीनों स्प्रिंग में टेंशन
या 4 सेम रहेगा? बोलो। दूसरा पॉइंट बताओ भाई, एक्सटेंशन इज डिवाइडेड। एक्सटेंशन इज डिवाइडेड, बोलो। एक्सटेंशन इज डिवाइडेड। एक्सटेंशन इज डिवाइडेड। एक्सटेंशन क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बोलो। बढ़ती है, बढ़ती नहीं। एक्सटेंशन इज डिवाइडेड। एक्सटेंशन इज डिवाइडेड। क्लियर है? तो इसे लिख सकते हो आप x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। यानी अलग अलग स्प्रिंग में एक्सटेंशन अलग थी, बोलो। बढ़ने का मतलब ये है अलग अलग स्प्रिंग में एक्सटेंशन अलग अलग होगी, तो टोटल एक्सटेंशन x होगी। x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। क्लियर? और बच्चों एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू KX, बोलो। अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला, रेस्टोरिंग का करते तो माइनस हो जाता, बोलो। क्लियर? तो यहां पर रख देंगे, बताओ क्या x की वैल्यू की हो जाएगा यहाँ F अपॉन K S में सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2 प्लस F अपॉन K3। तो बच्चों इससे फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन KS इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। आ गया? अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है। तो इससे बच्चों टी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन टी। तो आप कहोगे ये क्यों कह रहे हो? लाना चाहते हैं एक और। अब हम एक काम करना चाहते हैं, पूछो क्या? ये जो इक्वेशन है इसे दोनों तरफ 4 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर? देखो यार, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के एस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन K1 प्लस 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन K2 प्लस 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन K3। ये लिख दिया। अब ये देखो ये क्या चीज है? इसे लिख लो आप PS स्क्वायर इक्वल टू F स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर। बोलो ये क्या चीज है? रिजल्ट। बोलो PS स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर पर T2 स्क्वायर पर T3 स्क्वायर। अब आप पूछोगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जाएगा, देख ध्यान समझ। उससे कहेगा मेरे पास 3 स्प्रिंग है K1 K2 K3, बोलो। उस पर हम एक ब्लॉक बांधते हैं कैपिटल एम मास का, पहली वाली पर भी, दूसरी पर भी, तीसरी पर भी। तो टाइम पीरियड आता है उसका T1 T2 T3, T1 T2
E1 आता है एक का, दूसरी का E2, तीसरी का E3। अब क्या करते हैं, तीनों स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ देते हैं और ब्लॉक जो है इतना हमने एक पर बांधा था उतना ही उस पर बांधते हैं, मास का ही। तीनों को एक साथ जोड़कर सीरीज में फिर वो एक ब्लॉक बांध दो। अरे बोलो, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा जब सीरीज में लगने के बाद, तो कहते हैं इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो हमने आपको सीरीज पाया तो उसके साथ साथ उसका एप्लीकेशन बताया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था जो बताया। क्लियर? नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें। ये जो सिचुएशन है पैरेलल की है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है इसका K2 और इसका K3। तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ, एक्सटेंशन। हाँ बोलो, इससे बोलो। और क्या डिवाइड होता है यहाँ, फोर्स डिवाइडेड, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड। देखो ये 2 पॉइंट है, इससे क्वेश्चन सोल्व करो। सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिख लें, F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। यहाँ पर F का मीनिंग आप इसका लोड मान सकते हैं, mg। समझ में आ गए? टोटल 40 हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है? तो अब एक फॉर्मूला होता है हमारा F इक्वल टू KS। बताओ बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे हम KPX, X सभी में सेम रहेगी। बताओ, इक्वल टू K1X प्लस K2X प्लस K3X। तो बच्चों यहाँ पर KP कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। बताओ, क्लियर? नोट कर लिया? आगे चलें। अब देखो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो टी स्क्वायर है वो कितना है, 4 पाई स्क्वायर है अपॉन के है। तो एक काम करो, इस वाली इक्वेशन में 4 पाई स्क्वायर एम से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ये हो जाएगा KP अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इक्वल टू K1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम प्लस K2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम प्लस K3 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम। अब देखो बात को, ये क्या आ गया यहाँ, ये आ गया 1 अपॉन PP स्क्वायर इक्वल टू, बताओ, 1 अपॉन P1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P3 स्क्वायर। आ गया भाई, जल्दी बोलो। अब देखो आगे, जल्दी नोट करो इसे।
अब देखो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका 2k है। और ब्लॉक को स्लाइडली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। टाइम पर बताओ क्लियर? कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप एक करंट निकालेंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k। 2k इसके एलसीएम आ गया बच्चों, ऊपर आ गया 2 + 1, तो k इक्विवेलेंट आ गया 2k/3। बोलो तो बच्चों इससे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π√m/k इक्विवेलेंट। ये आ जाएगा 2π√3m/2k। ये आ जाएगा। एक और शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाए, तुम पे उतर जा सारा। तो शांत हो जाओ बिल्कुल, समय की ले जाकर समझेगा। अरे इधर देखो, देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर। एक ये ब्लॉक है m मास का, और ये सरफेस है स्मूथ। ये सरफेस है स्मूथ। ठीक है? और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, और इसका है 3k। इसे हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। टाइम पीरियड बताओ। तो इसमें बच्चे ये सबसे पहले ये बताओ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। कैसे? ये डायग्राम है। अगर ये बनाए तब भी यही आंसर है। ये यार पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसकी पहचान क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन सेम होती है। जब आप इसे खींचोगे x से, तो दोनों स्प्रिंग x से खींचेंगी, सेम हो गई। अब इधर देख, अगर मैं इसे इधर को x से कंप्रेस करूं, तो ये x से क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सटेंशन सेम है। अरे एक्सटेंशन सेम है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो बच्चों यहाँ पर k इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2k प्लस 3k इक्वल टू 5k। तो t इक्वल टू 2π√m/5k।